नमस्ते बच्चों। हम लोग क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सारी चीज़ें देखे थे हम लोग। बहुत सारी चीज़ें उसमें फिर हम लोग देखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं और डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस जो उसमें बनाए जाते हैं उन सब की हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, लास्ट क्लास में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक चीज़, एक और फॉर्मूला है, वो हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ नोड्स का। नंबर ऑफ नोड्स, नोड्स क्या होता है, नोड्स किसको बोलते हैं, ये हम लोग आगे चल के देखेंगे। अभी अभी बस हम लोग फॉर्मूला बात कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला होता है n-1 के बराबर। हम लोग बोलते हैं कि दो तरह के नोड्स होते हैं, एक बोला जाता है रेडियल नोड होता है और एक बोला जाता है एंगुलर नोड होता है। रेडियल नोड और एंगुलर नोड। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होते हैं इसका फॉर्मूला अलग है। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होते हैं n-l-1 के बराबर, और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स होते हैं l के बराबर। और इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो l कैंसिल हो जाएगा, n-1 बच जाएगा, तो वो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ नोड्स का फॉर एन ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, जैसे जैसे आपसे बोला गया कि 4d x² माइनस वाई स्क्वायर है, 4d x² माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, बोला गया कि बताइए इसमें कोई नोड है या नहीं है, और अगर है तो कौन सा कितना है, मतलब रेडियल कितना है और एंगुलर कितना है। तो नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नोड्स का फॉर्मूला है n-1, तो कितना हो गया, n की वैल्यू 4d है, n की वैल्यू 4 है, तो 4-1 मतलब इसमें टोटल 3 नोड होंगे। अब उसमें से देखते हैं कितने एंगुलर है कितने रेडियल है। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है, तो रेडियल नोड इज इक्वल टू है n-l-1। n की वैल्यू है 4 और l की वैल्यू इसके लिए कितनी है, d सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, तो d के लिए l की वैल्यू होती है कितनी, 2 होती है। -1, 4-2-1 मतलब 1। इसमें एक रेडियल नोड है, और एंगुलर नोड कितने हैं, एंगुलर नोड l के बराबर होता है और l की वैल्यू इसके लिए 2 है। तो इस ऑर्बिटल में, सबशेल की बात नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा, किसकी बात हो रही है, ऑर्बिटल की। इस ऑर्बिटल में दो नोड, सॉरी टोटल 3 नोड है, जिसमें से एक रेडियल नोड है और 2 एंगुलर नोड है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग नोड कितने हैं ये हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बिना इस चीज को जाने कि नोड क्या होता है कैसा होता है। इस फॉर्मूले से हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या होता है नोड, कैसा होता है नोड, इन सब की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, अच्छा पहले आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ और आगे बात करते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, चलिए। एक्चुअली हम लोगों ने क्या बोला था कि ऑर्बिटल क्या हमने डिफाइन किया था, ऑर्बिटल को हमने बोला था 3D स्पेस में एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है ना। 3D स्पेस में एक ऐसा रीजन हो सकता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, बट उसी स्पेस के अंदर एक ऐसा रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बट उसी ऑर्बिटल के अंदर एक ऐसा स्पेसिफिक रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। उसी रीजन को हम लोग बोलते हैं नोड, उसी रीजन को बोला जाता है नोड। बात समझ में आ रही है, ये कैसे है अभी हम लोग देखेंगे, शेप वगैरह देखेंगे, बात करेंगे, तो फिर हमें और आइडिया लगेगा कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आपने नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला नोट कर लिया है, और कोई भी ऑर्बिटल हमें दिया जाए कि बताइए इसमें कितना नोड है, तो हम लोग इसी फॉर्मूले से निकाल के कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है, अब ये
क्वांटम नंबर वाला पार्ट यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, हम लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वापस से हम लोग को श्रोडिंगर इक्वेशन और उससे रिलेटेड कुछ बातें हम लोग को करनी है, ठीक है। तो उस पर हम लोग वापस आएंगे। पहले एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, ये एडवांस का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, बोला गया है degeneracy of second excited state of hydrogen atom is 9. Calculate degeneracy of second excited state of H minus। ये क्वेश्चन है। डिजेनरेसी हमें हाइड्रोजन के सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बता दी गई है कि 9 है, तो हमें बताना है कि H माइनस के सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की डिजेनरेसी क्या होगी। डिजेनरेसी अगर याद हो तो डिजेनरेसी को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। कितने ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी सेम है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 1s1 होगा। ये इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग अभी तक लिख रहे थे ये सब क्या कहलाते हैं, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट अगर याद हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो एटम हायर ऑर्बिट में चला जाता था बोर मॉडल में, वहां हायर ऑर्बिट में जाता था, यहाँ हायर ऑर्बिटल में जाएगा नहीं। इलेक्ट्रॉन 1s में है, 1s की एनर्जी सबसे कम है, तो ये ग्राउंड स्टेट हुआ। अब इससे हायर एनर्जी किसकी है, तो 2s की है। इससे हायर एनर्जी किसकी है, तो 2s की। हाँ लेकिन ये क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और अगर याद हो तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या बताए थे हम, कि सिर्फ n की वैल्यू से ही एनर्जी का ऑर्डर पता चलता है। नहीं, देखे थे कि उसके लिए 2s और 2p की एनर्जी बराबर होगी, देखा गया था ना, ये 2s और 2p की एनर्जी इक्वल होगी। उससे ज्यादा फिर एनर्जी होगी 3s की, लेकिन 3s 3p और 3d के बराबर होगी। इससे ज्यादा होगी किसकी, तो 4s की, लेकिन 4s 4p 4d 4f इनकी बराबर होगी, ऐसा देखे थे हम लोग, है ना। तो ये हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट है 1s। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या, हायर एनर्जी वाले, हायर एनर्जी वाले ये इन सबकी एनर्जी बराबर है, तो ये कहलाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर हम लोग इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इन दोनों में से किसी में भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी बराबर है। 2s में ले जाए चाहे 2p में ले जाए, बात हमारे लिए एक ही है, क्योंकि इनकी एनर्जी इक्वल है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। तो ये कहलाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर यहां से यहां ले जाए तो ये कहलाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम। ये है हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पे कितने ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी सेम है, ये अगर देखा जाए तो 3s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 होता है। 3p में कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। और 3d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 होते हैं। तो टोटल कितना आ गया, 9। वही हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि 9 डीजेनरेसी है, 9 है डीजेनरेसी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की। तो ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, उसकी डीजेनरेसी 9 आ रही है, ये हम लोगों ने देख भी लिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है कि H माइनस के सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी बता दी। डीजेनरेसी कैसे क्या निकालना है समझ में आ गया, एक्साइटेड स्टेट यहाँ कैसे बता रही है ये भी समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि H माइनस के सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी क्या है। तो H माइनस का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 आएगा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक तो हाइड्रोजन का खुद का है और एक हमने एक्स्ट्रा ऐड किया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2। तो 1s2 इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसके लिए एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2s,
लेकिन क्या 2s और 2p की एनर्जी यहाँ बराबर होगी क्या? क्या यहाँ पे हम लोग 2s और 2p की एनर्जी बराबर लिखेंगे या डिफरेंट लिखेंगे? तो ये क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? H माइनस क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? नहीं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो H माइनस तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। तो इसके लिए अब ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके लिए क्या एप्लीकेबल होगा? 2s की एनर्जी कम, 2p की एनर्जी ज्यादा। 2p के बाद क्या आएगा? 3s आएगा, 3s के बाद क्या आएगा? 3p आएगा। इस तरीके से चलता रहेगा। नहीं, इसके लिए जो हम लोग लिखते थे n+l रूल से वही एप्लीकेबल होगा, है ना, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये इसका ग्राउंड स्टेट हुआ। इसके लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाए, ये फर्स्ट एक्साइटेड हुआ। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ? इसको यहां से यहां ले जाए, ये है इसका सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और इसमें कितने ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी सेम है? इसमें कितने ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी सेम है? तो इसमें कितने हैं? 3 ही होते हैं। मतलब 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सेम है, तो इसके लिए डीजेनरेसी कितनी हो जाएगी? तो 3 हो जाएगी। तो यह इसका आंसर 3 हो जाएगा। ये एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि आप लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन पहले नहीं देखा था, बट ये एक अच्छा क्वेश्चन है और अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चंस के थ्रू ही हम लोग इसको, इस कंसेप्ट को समझ लिए, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शाई अगर याद हो तो हमने क्या बताया था? ये एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। हमने इसको क्या बोला था? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, है ना, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, साई स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। साई स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग अगर कर देंगे तो इसके स्क्वायर की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है क्या? होती क्या चीज है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या है? न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है किसी एटम में, सपोज करिए, तो इससे आर डिस्टेंस पे कोई एक वॉल्यूम आप लेंगे, कोई एक वॉल्यूम आप लेंगे, तो इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं साई स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। बात समझ में आ रही है? किसी भी आप ये डिस्टेंस कुछ भी रख सकते हैं, आप जितना डिस्टेंस रखेंगे उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर आएगा। न्यूक्लियस से किसी एक डिस्टेंस पे एक वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। बात समझ में आ रही है? तो साई स्क्वायर बेसिकली हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ कितनी है, कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, और इसी के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, ये कैलकुलेट करते हैं। और उसी से हम लोग आइडिया लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन, उस ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस रीजन में रह रहा होगा, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वहां रह रहा होगा ज्यादा। इलेक्ट्रॉन अब ऐसा तो है नहीं कि एक क्लोज सर्किट में, मतलब क्लोज पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, वैसा तो है नहीं। वो 3D स्पेस में कहीं भी रैंडम मोशन कर रहा है, कहीं भी रैंडम मोशन कर रहा है ना। समझ में आ रही बात? तो कहाँ पे वो अपना टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहा है, कहाँ पे, इस रीजन में उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है?
इस रीजन में कितनी, इस रीजन में कितनी है, ये हमने कैलकुलेट किया और फिर देखा कि इस पूरे रीजन में उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उसमें भी वेरिएशन है, मतलब एक ऐसा रीजन हमें मिला कि इतने रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसमें भी वेरिएशन होता है। ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, तो हो सकता है कि इधर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, ये डॉट डॉट मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी को, तो इतने डिस्टेंस पे हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, इधर कम हो, इधर कम हो। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? ऐसा कुछ हो सकता है, देख रहे हैं यहाँ पे डॉट डॉट आपको ज्यादा दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। ऐसा नहीं कि यहीं पे इतने ही डिस्टेंस पर रह रहा है, इधर भी रह रहा है, इधर भी रह रहा है, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। तो ये चीज पता कैसे चलती है, तो साई स्क्वायर से पता चलती है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऑर्बिटल को डिफाइन कौन करता है, तो साई स्क्वायर, साई स्क्वायर ही ऑर्बिटल को डिफाइन करता है। क्योंकि ऑर्बिटल क्या है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, एक ऐसा रीजन, तो ये पता कैसे चलेगा, तो ये पता साई स्क्वायर से चलेगा। समझ में आ रही बात? तो साई स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब होता क्या है, जहां पे इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा वहां पे साई स्क्वायर की कुछ वैल्यू होगी। अगर कोई ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिला, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, तो वहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। वहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जीरो, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। प्रोबेबिलिटी 1 तक जा सकती है मैक्सिमम, है ना। खैर, तो अगर कोई एक ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलेगा, तो वहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो जीरो होगी। हम लोगों ने नोड का फॉर्मूला भी लिखा था, है ना। नोड को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो रीजन इन 3D स्पेस where probability of finding the electron is zero। 3D स्पेस में एक ऐसा रीजन ऑर्बिटल के विद इन जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होने का मतलब वहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो होगी। तो एक क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर में एक क्वेश्चन, जो असाइनमेंट है उसमें एक क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चंस है, जैसे आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 67 या 68 वो इसी चीज पे बेस्ड है। वो इस चीज पे बेस्ड है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। पहले आप इतना लिखिए, पहले आप इस चीज को कॉपी में नोट कर लें। पहले ये चीज कॉपी में नोट कर लीजिए। लिखा? चलिए, नोड क्या होता है ये लिख लेते हैं, लिखिए नोड। लिखिए रीजन इन 3D स्पेस, रीजन इन 3D स्पेस where probability of finding the electron, where probability of finding the electron is zero, is zero, that is at node psi square is equal to zero। at node psi square is equal to zero। लिखा? लिख लिया ना? चलिए एक दो चीज और देख लेते हैं। ये जो साई है इसको हम लोग बोल रहे हैं फंक्शन, वेव फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन वेव या एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। तो फंक्शन क्या होता है, किसी वेरिएबल पे डिपेंड करता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे एफ एक्स, तो ये फंक्शन है, किस पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल क्या है, तो एक्स है। तो ये एक वेरिएबल आया है ना,
कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं तो जो दो वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हो गया, ये फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो तीन वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है। यहाँ पे ये जो फंक्शन ये तीन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, वाई पे और जेड पे। अगर दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, उसको हम लोग एक्स और वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर तीन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता कोई फंक्शन तो उसके लिए हमें थर्ड वेरिएबल भी चाहिए, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर ये जेड एक्सिस है, ठीक है। उसको हम लोग ऐसे शो कर देते हैं जेड एक्सिस को, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है ना, ये कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अगर 2D में होता है तो दो वेरिएबल होता है एक्स और वाई, अगर 3D में होता है तो तीन वेरिएबल होता है एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। बट हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ना लेके यहाँ पे हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट लेते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, जैसे 2D की अगर बात करें, 2D में जैसे दो वेरिएबल थे एक्स और वाई, तो वो फिर वेरिएबल आर और थीटा से रिप्लेस हो जाते हैं। इनको बोला जाता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर 2D में ले रहे हैं हम लोग तो उसको पोलर बोल देते हैं, अगर 3D में चले जाते हैं तो उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल देते हैं। तो यहाँ वेरिएबल एक्स और वाई ना रह के आर और थीटा रह जाता है। जैसे 2D में अगर आर और थीटा की बात करें तो किसी पॉइंट का लोकेशन अगर हमें बताना है, जैसे ये पॉइंट है, तो हम लोग इसके लिए आर और थीटा बताएंगे, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या बताएंगे, एक्स और वाई ना बता के आर और थीटा बताया जाएगा। जहां पे आर क्या है, तो आर है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और थीटा क्या है, तो एक्स एक्सिस से इसका एंगल, ये थीटा हो गया। तो इसका अगर एक्स कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, आर कॉस थीटा हो जाएगा, और इसका वाई कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो आर साइन थीटा हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा, तो इस पॉइंट का लोकेशन हमें पता चलेगा आर कॉस थीटा आर साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। बट हमने क्या बताया, क्या, तो आर और थीटा, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर वही हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आते हैं, मतलब 3D में आते हैं, तो एक वेरिएबल और बढ़ेगा। तो वेरिएबल कौन सा बढ़ता है, तो आर थीटा तो होता ही है, तीसरा वेरिएबल हो जाता है फाई। मतलब ये जो वेव फंक्शन है ये इन तीनों वेरिएबल का फंक्शन होता है, आर थीटा और फाई। जहां पे आर क्या है, तो अब वहां पे सेंटर नहीं रह जाता, वहां पे क्या हो जाता है, न्यूक्लियस। आर क्या है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस, आर है न्यूक्लियस से डिस्टेंस, ठीक है। जैसे हम एक वेव फंक्शन लिख रहे हैं, जैसे हम ऐसा लिख दे रहे हैं 1/4√2 पाई 1/a0 रेज टू द पावर 3/2 2 माइनस r/a0 e रेज टू द पावर माइनस r/a0 इंटू कॉस थीटा, ऐसा। ये किसी इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है। वो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में होगा, वो कौन सा ऑर्बिटल हम लोग डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते, वो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में होगा, उस इलेक्ट्रॉन का ये वेव फंक्शन दिया गया है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। ये वेव फंक्शन हो गया उस इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल आर और थीटा में फंक्शन दिया गया है, हो सकता है वो तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। इस वेव फंक्शन में हम लोग कहते हैं दो पार्ट होते हैं। इस वेव फंक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं कि दो पार्ट होते हैं, एक बोला जाता है रेडियल पार्ट और एक बोला जाता है एंगुलर पार्ट। एक क्या हम लोग बोलते हैं, रेडियल पार्ट होता है वेव फंक्शन का, और एक हम लोग बोलते हैं एंगुलर पार्ट होता है वेव फंक्शन का, ठीक है। रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट क्या होता है वेव फंक्शन का, जिसमें जो आर वेरिएबल है वो आए,
इस वेव फंक्शन में आर वेरिएबल जहां पे आ रहा है वो वाला पार्ट रेडियल पार्ट है, या दूसरे सेंस में आप ऐसा कह सकते हैं कि इस वेव फंक्शन से जो एंगल वाला टर्म दिखाई दे रहा है उसको हटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा रेडियल पार्ट। नहीं, जो एंगल वाला टर्म आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा टर्म आपको दिखाई दे रहा है एंगल वाला? एंगल वाला कौन सा टर्म है ये? तो इसको अगर हटा दे तो ये जो पार्ट बचा है पूरा, ये क्या कहलाएगा? इस वेव फंक्शन का रेडियल पार्ट। इस वेव फंक्शन का रेडियल पार्ट जिसमें आर वेरिएबल है ना, आर वेरिएबल देखिए यहाँ पे अगर एंगल वाला टर्म हट जाए, ये वाला टर्म अगर हट जाए तो जो बचा उसको हम लोग बोलेंगे रेडियल पार्ट। अगर आर वाला टर्म हट जाए तो जो पार्ट बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर पार्ट। आर वाला टर्म जैसे यहाँ इसमें है और इसमें है, तो अगर इन दोनों को हटा दिया जाए तो जो फंक्शन बचेगा, क्या फंक्शन बचेगा? 1/4√2 पाई 1/a0 रेज टू द पावर 3/2 और यहाँ पे cos थीटा बचेगा। तो ये कहलाएगा एंगुलर पार्ट, साई थीटा और फाई। और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आप जो देख रहे हैं ये कहलाएगा रेडियल पार्ट। इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं साई आर। मतलब साई आर अगर लिखा गया है तो इसका मतलब ये जो दिया गया है ये उस वेव फंक्शन का सिर्फ कौन सा पार्ट दिया गया है? रेडियल पार्ट। अगर साई थीटा फाई लिखा गया है तो इसका मतलब ये कौन सा पार्ट दिया गया? एंगुलर पार्ट। और अगर साई आर थीटा फाई ये तीनों ऐसे लिख दिया गया है तो इसका मतलब ये जो दिया गया है इसमें रेडियल और एंगुलर दोनों मिला के दिया गया। मतलब यहाँ जैसे ये जो कंप्लीट दिख रहा है ये क्या है? कंप्लीट वेव इक्वेशन जिसमें रेडियल पार्ट भी है और एंगुलर पार्ट भी है। इसका सिर्फ अगर एंगल वाला पार्ट लिख दें तो उसको एंगुलर वेव फंक्शन बोलेंगे, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। और अगर सिर्फ रेडियस वाला टर्म आए, रेडियस का डिस्टेंस वाला टर्म आए, आर वाला पार्ट आए तो उसको रेडियल पार्ट बोला जाएगा। बात समझ में आ रही? बहुत ज्यादा डीप में हम लोग को नहीं जाना है, कुछ एक न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं हम लोग उसकी बात करेंगे, उसके लिए हम लोग ये सब कुछ देख रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा हम लोग को और कुछ बात नहीं करनी है, ठीक है? अगर फिर से एक बार कंक्लूड करने पर आए कि हम लोगों ने क्या बात की, तो हम लोगों ने ये बात की कि जो वेव फंक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, उसको हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? तो आर थीटा और फाई, जहां पे आर क्या है? तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, और थीटा और फाई दो एंगल होते हैं। कहां से कैसे एंगल लिए जाते हैं वो हमें समझने की जरूरत नहीं है अभी। तो जो वेव फंक्शन है उसके दो पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है? तो रेडियल पार्ट। रेडियल पार्ट का मतलब वेव फंक्शन का वो पार्ट जिसमें एंगल का टर्म आपको दिखाई ना दे, जिसमें सिर्फ आपको आर का टर्म दिखाई दे। और एंगुलर पार्ट मतलब वेव फंक्शन का वो पार्ट जिसमें आपको आर का टर्म दिखाई ना दे, सिर्फ थीटा और फाई का टर्म दिखाई दे। बात समझ में आ रही है? तो दो पार्ट होते हैं, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। अब होता क्या है, बोला जाता है हमें एक वेव फंक्शन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस ऑर्बिटल का आप नोड कैलकुलेट करिए कि कहां पे मिलेगा, कितने डिस्टेंस पे हमें नोड मिलेगा ये कैलकुलेट करिए। न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे नोड हमें मिलेगा ये कैलकुलेट करिए। जैसे जैसे मान लेते हैं किसी वेव फंक्शन का, कोई वेव फंक्शन है जिसका हमें रेडियल पार्ट बता दिया गया है, ऐसा है कुछ। किसी इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन हमें दिया गया, ऐसा कुछ दे दिया गया और ये रेडियल पार्ट है ऐसा बोला गया, और बोला गया कि आप कैलकुलेट करिए कि इसका जो रेडियल नोड है वो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करेगा। इसका रेडियल नोड न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करेगा। तो हमें ये बात तो पता है कि जहां पे नोड एग्जिस्ट करेगा वहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो जीरो होगी। जहां पे नोड एग्जिस्ट करेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, और इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? तो साई स्क्वायर होती है, तो वहां पे साई स्क्वायर जीरो है। तो जहां पे भी नोड एग्जिस्ट करेगा वहां पे साई स्क्वायर क्या होना चाहिए? जीरो। और अगर साई स्क्वायर जीरो है तो इसका मतलब साई भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तभी तो साई स्क्वायर जीरो हो।
तो इसका मतलब है वहां पे साई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए वहां पे जहां पे नोड एग्जिस्ट करेगा, तो इसको हमें 0 करना है। हाँ, ये कौन सा पार्ट है, रेडियल पार्ट, तो इसको 0 करके आप रेडियल नोड ही निकाल पाएंगे, एंगुलर नोड नहीं निकाल पाएंगे। रेडियल पार्ट को 0 करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेडियल नोड। हमें रेडियल नोड चाहिए तो हमें रेडियल पार्ट को 0 करना पड़ेगा। अगर हमें एंगुलर नोड चाहिए होगा तो हम लोग एंगुलर पार्ट को 0 करेंगे। कहां पे एंगुलर नोड एग्जिस्ट करता है ये बताइए, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो फिर एंगुलर पार्ट को 0 करना पड़ेगा। अगर हमें ये पता करना है कि कहां पे रेडियल नोड एग्जिस्ट करता है तो रेडियल पार्ट को 0 करेंगे। तो इसका रेडियल पार्ट क्या है, तो ये रेडियल पार्ट ही दिया गया, हमें एंगुलर पार्ट तो दिया नहीं गया है, तो इसके रेडियल पार्ट को 0 कर देते हैं। ये वाला टर्म ये तो 0 हो नहीं सकता, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ए नॉट, अच्छा जो बोर मॉडल में हम लोग आर नॉट पढ़े थे, फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट, उसको कहीं कहीं ए नॉट से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और वही है यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी 0 नहीं हो सकता, ये भी कांस्टेंट टर्म है। ये वाला पार्ट, इसमें वेरिएबल है आर, ये वाला टर्म 0 हो सकता है, तो इस वाले टर्म को 0 किया ना, 2 माइनस आर बाई ए नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2 ए नॉट आ जाएगी। आर अगर 2 ए नॉट के बराबर हो गया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर ये वैल्यू 0 है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर ये पूरी वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब वहां पे साइन स्क्वायर की वैल्यू भी 0 आएगी। तो आर की वैल्यू अगर 2 ए नॉट हो गई तो इसका मतलब वहां पे इस वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी भी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब वहां पे क्या एग्जिस्ट करेगा, तो नोड, कौन सा नोड, तो रेडियल नोड। क्यों रेडियल नोड, क्योंकि हम लोग रेडियल पार्ट को 0 कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और भी दिख रही है यहाँ पे भी तो वेरिएबल टर्म है आर, ये भी तो 0 हो सकता है, ये वाला टर्म e रेज टू दी पावर माइनस आर बाई ए नॉट इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो गया तब e रेज टू दी पावर माइनस आर बाई ए नॉट, अगर ये वाला टर्म 0 हो गया तब क्या होगा। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन e रेज टू दी पावर आर बाई ए नॉट इज इक्वल टू 0। ऐसा भी तो लिखा जा सकता है ना, e रेज टू दी पावर 1 अपॉन, मतलब माइनस में है तो 1 अपॉन लेंगे। ये वाला टर्म कब 0 होगा, कोई फ्रैक्शन कब 0 होता है, जब डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो जाए, मतलब e रेज टू दी पावर r बाई ए नॉट इनफाइनाइट हो जाए। e का पावर हम लोग क्या कर दें कि ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, तो पावर इनफाइनाइट करेंगे तभी ये वैल्यू इनफाइनाइट होगी, मतलब r बाई ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाए, तो इनफाइनाइट। r बाई ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाए, तो इनफाइनाइट। ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब r भी क्या हो जाए, r भी क्या हो जाए, तो इनफाइनाइट। मतलब r की वैल्यू जब इनफाइनाइट होगी तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। ये वाला टर्म 0 कब होगा, ये वाला टर्म जब r की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तब। r की वैल्यू इनफाइनाइट मतलब आप कहाँ पहुंच गए, इनफाइनाइट पे पहुंच गए। और अगर आप इनफाइनाइट पे पहुंच जा रहे हैं तो वहां अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो तो इस एटम का पार्ट ही नहीं रहा। अगर इनफाइनाइट पे पहुंच गए तो एक तरह से क्या हुआ, आपने इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर दिया एटम से, वो तो इस एटम का पार्ट ही नहीं रहा। और अगर एटम का पार्ट ही नहीं रहा तब फिर उसको हम लोग नोड थोड़ी बोलेंगे। नोड तो वही होगा ना कि जो एटम का पार्ट होगा ना, इनफाइनाइट पे नोड एग्जिस्ट नहीं करेगा। कभी अगर आर की वैल्यू इनफाइनाइट आ जा रही है तो आप ऐसा मत बोल दीजिएगा कि वहां पे नोड एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। नोड, रेडियल नोड कहां पे एग्जिस्ट करेगा, तो एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। नोड कहां पे एग्जिस्ट करेगा, रेडियल नोड कहां पे एग्जिस्ट करेगा, तो एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। आर इक्वल टू 0 पे और r इक्वल टू इन्फानाइट पे, इन दो जगहों पे रेडियल नोड एग्जिस्ट नहीं करता है। रेडियल नोड किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करता है, r इक्वल टू 0 पे भी नहीं कर रहा है। r इक्वल टू 0 मतलब न्यूक्लियस से पास कर रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू इन्फानाइट, इन दोनों पे हम लोग रेडियल नोड नहीं बताते। रेडियल नोड इनके बीच में होना चाहिए, ठीक है, 0 से लेकर इन्फानाइट के बीच में कहीं होना चाहिए। जैसे ये वैल्यू जो आई थी r इक्वल टू 2 ए नॉट, ये एक फाइनाइट वैल्यू है जो कि 0 से इन्फानाइट के बीच में होगी, तो यहाँ पे रेडियल नोड एग्जिस्ट करेगा, है ना। बात समझ में आ रही है। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग उससे करते हैं, फॉस्टर से देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 68 है। जैसे बोला गया है द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज, और उसका साई दिया गया है और ब्रैकेट में लिखा गया है रेडियल। पढ़ेंगे आप अगर तो क्लियर होगा। ब्रैकेट में लिखा गया रेडियल मतलब सिर्फ वेव फंक्शन का रेडियल पार्ट ही हमें बता रहा है, एंगुलर पार्ट हमें नहीं बता रहा है। और ऐसा कुछ दिया गया 1/16√4 z अपॉन a नॉट रेज टू द पावर 3/2, और ब्रैकेट में लिखा गया है सिग्मा -1 इंटू सिग्मा स्क्वायर -8 सिग्मा प्लस 12 इंटू e रेज टू द पावर -सिग्मा/2। ऐसा हमें रेडियल वेव फंक्शन बता दिया गया, where a naught and z are the constant in which answer can be expressed and sigma is equal to, सिग्मा की हमें वैल्यू बता दी गई है, सिग्मा इज इक्वल टू 2zr अपॉन a नॉट। बोला गया है कि a नॉट और z जो है वो कांस्टेंट है जिनके टर्म्स में आप आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन फिर आगे है मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन ऑफ रेडियल नोड्स फ्रॉम न्यूक्लियस आर रिस्पेक्टिवली। रेडियल नोड्स का मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस न्यूक्लियस से क्या है ये हमें बताना है। मिनिमम कितने डिस्टेंस पे नोड एग्जिस्ट कर रहा है और मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे नोड एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमें निकालना है। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। रेडियल पार्ट हमें दिया गया है, आर हमें वेरिएबल दिख नहीं रहा है कहीं उसमें, बट आर है। सिग्मा एक्चुअली आर के टर्म्स में डिफाइंड है, तो आर है, जहां पे भी सिग्मा आएगा वहां पे आर है। तो हमें अगर नोड निकालना है तो साई को हमें 0 करना पड़ेगा, क्योंकि साई स्क्वायर 0 है, तो इसका मतलब साई की वैल्यू 0 होगी। साई 0, ये वाला टर्म तो 0 हो नहीं सकता, ये वाला टर्म भी 0 हो नहीं सकता। 0 क्या हो सकता है, तो ये जो ब्रैकेट में हमें दिख रहा है ये 0 हो सकता है। मतलब क्या, सिग्मा -1 इंटू सिग्मा स्क्वायर -8 सिग्मा प्लस 12, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। इसकी वैल्यू कब 0 हो सकती है, तो जब या तो सिग्मा -1 0 हो जाए या फिर सिग्मा स्क्वायर -8 सिग्मा प्लस 12 इक्वल टू 0 हो जाए। ये 0 होगा तो भी ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो भी ये 0 हो जाएगा। सिग्मा -1 0 है तो इसका मतलब सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाए 1। या फिर अगर इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए 12, मतलब सिग्मा स्क्वायर -6 सिग्मा -2 सिग्मा प्लस 12, ऐसे ब्रेक कर देते हैं, इज इक्वल टू 0। सिग्मा अगर कॉमन ले लें तो यहाँ सिग्मा -6 बचेगा, और -2 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ भी सिग्मा -6 बचेगा, तो सिग्मा -2 इंटू सिग्मा -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों को अगर अलग अलग 0 करें तो सिग्मा इक्वल टू 2 आ जाएगा, या फिर सिग्मा इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो सिग्मा की 3 वैल्यूज आ गई हैं जहां पे सिग्मा 0, जहां पे ये वाला टर्म 0 हो रहा है। कौन कौन सी 3 वैल्यूज आ गई हैं, तो सिग्मा इक्वल टू 1 आ गया है, सिग्मा इक्वल टू 2 आ गया है, सिग्मा इक्वल टू 6 आ गया है। सिग्मा है क्या, तो 2zr/a0, इसकी वैल्यू 1 है या फिर 2 है या फिर 6 है, तब साई स्क्वायर 0 साई 0। यहां से r की क्या क्या वैल्यू आएगी, a0/2z, पहला वैल्यू आ जाएगा a0/2z अगर 1 ले ले तो। अगर 2 ले ले तो 2 ले लेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू क्या आ जाएगी a0/z। और अगर 6 ले ले तो 2 से 6 कैंसिल होगा, 3 बचेगा, 3a0/z। तो न्यूक्लियस से इन 3 डिस्टेंस पे, इन तीनों डिस्टेंस पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, नोड। कौन सा नोड, तो रेडियल नोड। पहला डिस्टेंस ये है, दूसरा डिस्टेंस ये है, तीसरा डिस्टेंस ये है। तो इनमें से सबसे कम कौन सा है और सबसे ज्यादा कौन सा, ये हमें बताना है। तो सबसे कम वैल्यू कौन सी दिख रही है, तो ये वाली दिख रही है, ये मिनिमम पोजीशन हो जाएगा रेडियल नोड का। और सबसे ज्यादा कौन सी दिख रही है, तो ये वाली दिख रही है, तो ये मैक्सिमम पोजीशन हो जाएगा रेडियल नोड का। समझ में आ रही बात, मिनिमम पोजीशन एंड मैक्सिमम पोजीशन। हाँ, एक चीज और जो है वो ये देख लेते हैं, e रेज टू द पावर -सिग्मा/2 इक्वल टू 0, ये भी तो 0 हो सकता है, इसमें भी तो r वेरिएबल है। ये 0 कब होगा, तो e का पावर
मतलब 1 में लिया है e रेज टू द पावर सिग्मा बाई 2, ये 0 हो जाए, मतलब ये टर्म इन्फानाइट हो जाए, इसका मतलब सिग्मा इन्फानाइट हो जाए, सिग्मा मतलब 2zr बाई ए नॉट, ये इन्फानाइट हो जाए, तो इसका मतलब r भी क्या हो जाए, इन्फानाइट। फिर से कहाँ पहुंच गए, इन्फानाइट पे, तो इन्फानाइट पे तो नोड एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो इसको लिखना बेकार है। मतलब यही 3 नोड है बस, इन तीनों में मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन हम लोग को बताना था, तो वो हम लोगों ने निकाल लिया, ये मिनिमम पोजीशन होगा और ये मैक्सिमम पोजीशन, ठीक है। तो ये हम लोग रेडियल पार्ट जो है उसको जीरो करके रेडियल नोड निकाल रहे हैं। इसी तरह से कभी अगर हमें एंगुलर नोड पूछा गया, तो जो एंगुलर पार्ट होगा वेव फंक्शन का, उसको इक्वल टू जीरो करके हम लोग एंगुलर नोड निकाल सकते हैं। हालांकि उस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरली, रेडियल वाले पे ही आते हैं अगर आते हैं तो, बट बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो उसमें भी करना यही काम है, रेडियल अगर एंगुलर नोड निकालना है तो एंगुलर पार्ट वाले वेव फंक्शन के एंगुलर पार्ट को जीरो करके हम लोग निकाल लेंगे कि एंगुलर नोड कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें कुछ हम लोगों ने वेव फंक्शन में देखी, कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साई क्या होता है, साई स्क्वायर क्या होता है, और जो न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं वो भी हम लोग ने देखा कि न्यूमेरिकल कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, चलिए। इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, उसको भी सॉल्व करिएगा। और अब ये क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है ये आप लोग लगा चुके होंगे, है ना। मतलब क्वेश्चन नंबर 70 से लेके क्वेश्चन नंबर 99 तक अब लगाया जा सकता है, ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 70 टू क्वेश्चन नंबर 99, और 63 से 69 भी लगा सकते हैं। मतलब अब हम लोग 63 से 99 तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ, 63 से 99, ठीक है। इनमें बीच में अगर कोई क्वेश्चन पहले नहीं समझ में आया था तो उनको फिर से रिट्राई करिए, एक बार फिर से उनको देखिए कि क्या है, तो आपको फिर अब समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग को बात करनी है शेप्स की। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो शेप होते हैं उनकी हमें बात करनी है। कुछ ऑर्बिटल्स हैं जिनके शेप हमें देखने हैं। हम लोग को एस ऑर्बिटल का शेप जानना है कैसा होता है, पी का कैसा होता है, डी का कैसा होता है, ये जानना है। एफ का हमें नहीं जानना है, एफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लोग को नहीं जानना है।
हमें s का जानना है, p का जानना है और d का जानना है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं s ऑर्बिटल से। s ऑर्बिटल जो होते हैं, s सबशेल के जो ऑर्बिटल है उनका शेप कैसा होता है इसकी हम लोग को बात करेंगे। जैसे मैं आप लोग को बताया भी था पहले। जैसे 1s की अगर बात करें तो 1s का शेप कुछ ऐसा होता है। ये डॉट डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ऐसा कुछ समझ पा रहे हैं कुछ क्या है? ये 1s, इसमें इलेक्ट्रॉन हर जगह है। ऐसा नहीं कि बस कहीं एक जगह, हर जगह, इधर भी मूव कर रहा है, 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 हर जगह मूव कर रहा है। बट यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, इस डिस्टेंस पे डेंसिटी उसकी क्या है? सबसे ज्यादा। मतलब इलेक्ट्रॉन अपना सबसे ज्यादा टाइम इतने ही डिस्टेंस, इतने रीजन में स्पेंड कर रहा है। हाँ, वो निकल के इधर भी आ जा रहा है, बट फिर इधर आके फिर इधर, इस रीजन में वो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। ये कहाँ से आता है? तो ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डिफ्रैक्शन मेथड है बहुत सारे, उनके थ्रू ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। तो ऐसा 1s ऑर्बिटल होता है कुछ। इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन बस इतने ही रीजन में मिलेगा, हाँ, लेकिन एक रीजन है जहां पे उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है 1s। चलिए इसको ड्रॉ करिए, और आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। अब इसके आगे हम लोग अपना आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए तो फिर थैंक यू।